सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। सो फ्रेंड्स, मैं विश्व कुमार आप सभी के सामने हाजिर हूँ। परमार एसएससी का पीवाईक्यू पार्ट 4 का यहाँ पर जो है लेक्चर नंबर 2 का रिवीजन लेकर के लेक्चर नंबर 1 का रिवीजन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। आप सभी का भारी डिमांड से जो है हम लोग इस सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं। काफ़ी सारे बच्चों का यहाँ पर जो है एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस और भी काफ़ी सारे रेलवे के एग्जामिनेशन शेड्यूल है 2024 में। तो दोस्तों, उन सभी का डिमांड था कि इस सीरीज़ को स्टार्ट किया जाए ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब रिवीजन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हमारे फंस सके। क्योंकि देखिए, ये जो आपका सर ने पीवाईक्यू पार्ट 4 पढ़ाया था, सीजीएल के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो इसमें आपको फंसे हैं इससे, ठीक है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है एसएससी के साथ रेलवे के एग्जामिनेशंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे के एस्पिरेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको नोट्स जो है हिंदी के थ्रू आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको इंग्लिश में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, आप सिंपली वहाँ से जाकर के इसको ले सकते हैं। नहीं तो आप सिंपली सर्च कीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MCQ विजार्ड, ठीक है। ये आपको जो है आईडी है टेलीग्राम के ऊपर, ये आप लिख के सर्च कीजिएगा, आपके सामने हमारे चैनल का लिंक आ जाएगा। उस पर आप जाकर के जो है आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 को। लेक्चर 2 में भी यहाँ पर देखिए 20 आपका MCQ क्वेश्चन है और उसके बाद आपका कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो चलिए उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है किस यूटी यानी किस यूनियन टेरिटरी की साक्षरता दर जो है सबसे कम है। तो सबसे कम की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो दादरा नगर हवेली हो जाएगा। अब साक्षरता दर के बारे में कुछ और चीज़ें अच्छे से देख लेते हैं। साक्षरता दर क्या होता है, तो जो भी आपका 7 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के बच्चे हैं जो कि पढ़ या फिर लिख सकते हैं, उनको कहा जाता है कि वो साक्षर है, ठीक है। तो ये होता है साक्षरता दर का मतलब। एंड 7 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों का ही मतलब देखा जाता है कि वो पढ़ रहे हैं कि लिख रहे हैं, मतलब पढ़ पा रहे हैं या फिर लिख पा रहे हैं, उसी के बेसिस पर जो साक्षरता दर डिसाइड किया जाता है। बाकी आपको बता दें हमारे जो अनुसूची है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होगा। बाकी अगर ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 74.04% ऑल ओवर इंडिया का था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस यानी 2011 जनगणना के अनुसार जो इतना था। उसमें से मेल का जो आपका था 82.14% एंड फीमेल का था फ्रेंड 65.46%, ठीक है। अगर मेल और फीमेल की बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस मेल के लिटरेसी रेट और फीमेल के लिटरेसी रेट में कहाँ पर देखने को मिला था सॉरी, तो वो देखने को मिला था फ्रेंड्स आपका राजस्थान में, ठीक है। मतलब राजस्थान में जो है मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। एंड उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मतलब कि किस राज्य का सबसे ज़्यादा है और किस राज्य का कम है, किस यूटी का ज़्यादा है, किस यूटी का कम है और किस जिला का ज़्यादा है और किस जिला का कम है। तो राज्य की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका केरल का है जो कि 94% है। सेकंड लार्जेस्ट में मतलब सेकंड में आपका जो है मिजोरम आता है, मतलब पहले केरल का है सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका मिजोरम का है। न्यूनतम में बात करेंगे तो बिहार का सबसे कम है जो कि 61.8% है। एंड उसके बाद बिहार के बाद जो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का है। वही यूनियन टेरिटरी में बात करेंगे तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा आपका लिटरेसी रेट है जो कि है 91.85। और सबसे कम तो मैंने बता ही दिया दादर नागर हवेली। और जिला की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो जिला में सबसे ज़्यादा मिजोरम में पड़ता है जो कि सरसिप जिला है। और एमपी में आपका एक अलीराजपुर जिला है जो कि सबसे कम लिटरेसी रेट है। तो इतना याद रखना है। बाकी इसके अलावा इसको भी याद रखिएगा, स्वतंत्रता के समय जो है आपका लिटरेसी रेट 12% था। 1901 का जो सेंसस हुआ था तो उसमें 5.4% था। एंड 2011 में आपका जो है 64.8% था फ्रेंड्स। ये आपका लिटरेसी रेट था पहले। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि वायु की जो क्षैतिज गति है, ठीक है, क्षैतिज गति का मतलब होता है फ्रेंड्स इस तरीके से, ठीक है, लैटरल। तो इस प्रकार की जो गति के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है फ्रेंड्स अभिवाहन यानी कि एडवेक्शन कहा जाता है। मतलब जैसे देखिए ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र में पानी गर्म होकर के ये वाष्प के तौर पे ऊपर की ओर उठता है, ठीक है, और कुछ इस डायरेक्शन में ये चलना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो इससे हम लोग कहते हैं कि ये लू चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। इसी के कारण लू चलता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अभिवहन के कारण ही, जो कि एक प्रकार का अस्थाई पवन है, ठीक है, सॉरी स्थानीय पवन है। मतलब कि स्थान बाय स्थान जो है मतलब जिस नाम से पुकारा जाता है हवाओं को, उसको हम लोग स्थानीय पवन के नाम से जानते हैं। तो लू जो है चलने का कारण जो है अभिवाहन ही होता है। बाकी पवन जो एक और टाइप का होता है जो कि होता है अस्थाई पवन, जिसमें कि आपका ट्रेड विंड आपका आता है, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स आपका सेकंड नंबर का। बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर बोल रहा है विजयनगर साम्राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के लोग शामिल थे, उसमें से कौन सा क्षेत्र इसका हिस्सा नहीं था, तो उसमें मराठा नहीं था फ्रेंड्स। इसके अलावा तमिल हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है। तो साउथ वाले हिस्सा थे ज़्यादातर
मराठा आपका जो है मतलब महाराष्ट्र वाला इलाका में था, तो ये आपका शामिल नहीं था। ठीक है, बाकी आपको बता दें विजयनगर की राजधानी कल ही मैंने आपको बताया था कि हम्पी है और तुंगभद्रा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। बाकी यहाँ पर प्रमुख यात्री भी आए थे जो कि अलग अलग राजाओं के शासनकाल में आए थे। जैसे कि अगर बात करेंगे तो अच्युत देवराय के शासनकाल में फरनाऊ नून्स आए थे, देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो डी कांटी आए थे, देवराय सेकंड के शासनकाल में अब्दुल रजाक आए थे, और कृष्णदेवराय जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके शासनकाल में आपके दुआरते बरबोसा डोमिंगा पीस ये आपके आए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन से राजा के शासनकाल में कौन से यहाँ पर जो है पुर्तगाली या फिर जो भी बाहरी लोग थे वो आए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है। तो देखिए मौलिक अधिकार की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा जो है भाग नंबर 3 में लोकेटेड है, आप देख सकते हैं। भाग नंबर 3 में 12 से लेकर 35 है, याद रखिएगा। तो भाग नंबर 3 से एसोसिएटेड है। बाकी भाग 1 में बात करेंगे तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। और भाग 2 की बात करेंगे तो इसमें नागरिकता आता है, जो कि 5 से 11 तक है। भाग 3 मैंने बता दिया। भाग 4 में आपका डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व आता है, जो कि 36 से 51 आता है। और भाग 4A में जो है आपका संशोधन करके इसको जोड़ा गया था, जो कि कल ही मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपका कौन सा अमेंडमेंट था, तो 42nd अमेंडमेंट था, जिसके तहत जो है आपका 10 मौलिक कर्तव्य आपका जो जोड़ा गया था, और आर्टिकल 51A था फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हुआ था। उस समय आपका 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में बात करेंगे तो ये 8 अनुसूची से बदल करके 12 अनुसूची बन चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी मौलिक अधिकार की बात करें जो कि आपका पार्ट 3 से संबंधित है, तो इसको जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से यूके में जो है मतलब मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया था, तो सेम टू सेम उसी से हम अपने देश के मौलिक अधिकार को भी हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। बाकी मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया है। ठीक है, एंड जब आपका संविधान बना था तो उस समय आपका 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब उसको 6 कर दिया गया। एक यहाँ पर अधिकार को हटा दिया गया, जो कि है आपका संपत्ति का अधिकार, जिसको कि 44th अमेंडमेंट से हटाया गया। ठीक है, एंड अब इसको जो है भाग 12 में डाल दिया गया, और अनुच्छेद 300A में आपका डाला गया, जो कि आपका एक मतलब कि विधिक कानून है फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब विधिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बोर्ड भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो ये जो है आपका यहाँ पर आर्टिकल नंबर 22 में आपका है फ्रेंड्स। ठीक है, आर्टिकल नंबर 22 में आपको ये बोला गया कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिल सकता है। बाकी और भी देख लेते हैं 20 आर्टिकल ए में क्या कहा गया। तो इसमें कहा गया कि जो अपराध के समय के तहत बने कानून के अनुसार सज़ा मिलेगा। मतलब कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कोई प्रकार का गुनाह किया, तो जिस समय उसने गुनाह किया, ठीक है, उस समय जो आपका वो सज़ा था, ठीक है, वही सज़ा उसको मिलेगी, मतलब अभी वर्तमान का सज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 21 आर्टिकल में कहा गया है। 22 में मैंने बता ही दिया कि एक अपराध के लिए एक सज़ा होगा, एंड 23 में आपका फ्रेंड्स कि किसी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए जो है उसको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये 23 आर्टिकल में कहा गया है। ठीक है, एंड ये कौन सा पार्ट में आ रहा है फ्रेंड्स, तो पार्ट मैंने आपको बोला था जैसे कि 12 से लेकर 35 तक, ये आपका मौलिक अधिकार वाले पार्ट में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर बोल रहा है किस शासक को सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है और उसे शक, यवन और पालवों को विध्वंसक बताया जाता है। तो ये जो आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी हो जाएगा, जो कि एक प्रकार के ब्राह्मण थे। ठीक है, ये सातवाहन वंश के सबसे महान राजा माने जाते हैं और उसे शक, यवन और पालवों का विध्वंसक बताया जाता है। ठीक है, सातवाहन वंश के बारे में थोड़ा सा हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ पर थी। तो इसका जो था प्रतिष्ठान या फिर पैठान कहा जाता था। एंड इसके जो संस्थापक कौन थे, तो सिमुक थे। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, तो अच्छे से याद कर लीजिए। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। बाकी इसी वंश ने जो है यहाँ पर शीशे के सिक्के भी चलवाए थे। ठीक है, लेड गए, यानी कि जिसको मतलब कि केमिकल जो मतलब उसको बोला जाता है केमिस्ट्री में, उसको पीबी से डिनोट किया जाता है शीशा को। तो ये आपका इतना याद रखना है सातवाहन वंश के बारे में। बाकी रुद्रदामन वन के बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गिरनार की पहाड़ियाँ जो कि गुजरात में लोकेटेड है, वहाँ पर ये जो है अभिलेख देखने को मिला है। ठीक है, एंड ये जो है आपका शक वंश से मतलब संबंधित है। एंड इन्होंने ही सुदर्शन झील का जो मरम्मत का कार्य करवाया था, जो कि आपका अशोक ने बनवाया, सॉरी अशोक या अकबर, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, थोड़ा ध्यान से निकल रहा है। ठीक है, सुदर्शन झील का इन्होंने मरम्मत करवाया था, रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। एंड ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया भी था फ्रेंड्स। ठीक है, एसएससी सीजीएल में इस बार। बाकी आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, तो ये जो है आपका जोनाथन डंकन। ठीक है, जोनाथन डंकन के द्वारा जो है बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी लगभग 1791 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर और भी कुछ है, जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, एशियाटिक
सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि 1784 में किया गया था। एंड हिंदू कॉलेज कलकत्ता की बात करेंगे तो राजा राम मोहन प्लस में डेविड हियर दोनों ने मिलकर आपका किया था हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना, जो कि 1817 में किया गया था। एंड वेदांत कॉलेज कलकत्ता की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में किया था। एंड जो PHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो इसको मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनवाया था, ठीक है। और इन्होंने मतलब मदन मोहन मालवीय ने ही 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना भी की थी फ्रेंड्स। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये BHU वाला, कि BHU का निर्माण किसने करवाया था, तो मदन मोहन मालवीय ने स्थापना करवाया था 1916 ईस्वी में, ठीक है। बाकी ये भी पूछ सकता है, इसको भी आप याद कीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं चरमोत्कर्ष समुदाय के बारे में सही कथन बताना है आपको। तो चरमोत्कर्ष समुदाय क्या होता है, तो ये एक पारिस्थितिकी समुदाय है जिसमें पौधा या फिर जानवरों की आबादी जो है स्थिर रहती है और एक दूसरे और उनके पर्यावरण के साथ जो है संतुलन बनाए रखती है। तो ये चरमोत्कर्ष समुदाय होता है। बाकी सक्सेशन क्या होता है, तो सक्सेशन को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। बाकी इकोलॉजी के पिता आपको याद रखना है अर्नेस्ट हैगल को कहा जाता है, इकोसिस्टम के पिता आपका टॉन्सले को कहा जाता है, और भारतीय पारिस्थितिकी के पिता की अगर बात करेंगे तो रामदेव मिश्रा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे है यहाँ पर वसा और स्टेरॉइड हार्मोन के उत्पादन और चयापचय से जुड़ा हुआ कौन सा चीज़ है, ठीक है। तो ये है आपका चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो कि कल हमने आपको बताया था। दो प्रकार का आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है, एक आपका खुरदरी और एक होता है चिकनी। तो चिकनी वाला आपका जो है वसा का आपका मतलब करता है। और ये चीज़ मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, तो आपने शायद ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो वसा और स्टेरॉइड हार्मोन के उत्पादन और चयापचय से जुड़ा कौन सा है, तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, यानी स्मूथ इंटर रेक्टुलम कुछ करके था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कोशिका झिल्ली के बारे में थोड़ा बहुत। ये जो है आपका अर्धपरागम्य झिल्ली होता है, ठीक है, जो कि आपका लिविंग होता है। लिविंग होता है मतलब कि जीवित होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, तो इसका काम है कि जो भी आपका कोशिका में कुछ जो मतलब सिलेक्टेड चीज़ों को उसमें एंटर करने देना, ठीक है, ये आपका काम होता है कोशिका झिल्ली का। बाकी कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो ये आपका नॉन लिविंग है। और ये पारगम्य झिल्ली मतलब ये अपने से कुछ भी चीज़ को जाने देता है, ठीक है, ये होता है। एंड ये कोशिका भित्ति 3 में आपको पढ़ाया था मैंने, ठीक है, मतलब कल रिवीजन करवाया था, जो कि आपका पादप में होता है, उसके बाद आपका कवक में होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लेती है। आगे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम के बारे में। तो क्रोमोसोम अगर बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका DNA प्लस में प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है क्रोमोसोम, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक जो है कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, और इसकी स्थापना मतलब इसके जो खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था केंद्रक की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, और ये जो है ATP के रूप में ऊर्जा को निकालता है, जो कि फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में था। DNA के बारे में बात करें तो इसके जो खोज थे ये मतलब कि फ्रेडरिक मिशर थे, ठीक है, स्विट्जरलैंड से ये बिलोंग करते थे फ्रेडरिक मिशर। बाकी अगर बात करें कि डबल हेलिकल संरचना की खोज किसने की थी, तो वाटसन एंड क्रिक हो जाएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे अगर सिर्फ पूछेगा कि DNA का खोज किसने किया था, तो फ्रेडरिक मिशर आपको बताना है, जो कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। अगर बोलेगा कि डबल हेलिकल संरचना, जो DNA में डबल हेलिकल संरचना है, उसकी खोज किसने की थी, तो वाटसन क्रिक ने किया था, जो कि 1953 में किया था। इसने 4 बेस पेयर, जैसे देखिए इस तरीके से जो है आपका DNA, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो पेयर बन रहा है ना, 1 2 3 4, इस तरीके से पेयर बन रहा है। तो 4 बेस पेयर है इसमें, जिसमें कि एक है एडिटाइन थाइमाइन का, उसके बाद है गुआमाइन और साइटोसाइन का। ये आपका जो 4 बेस पेयर है DNA में, जो कि आपका हेलिकल संरचना जो बनता है उसका यहाँ पर है, ठीक है, जिसका खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था 1953 में। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वह संगीतकार जो वायु वाद्य यंत्र है, यानी कि फूंक कर बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र होता है, जिसको कि सुसीर वाद्य यंत्र भी कहते हैं, तो उससे संबंधित कौन थे, तो बिस्मिल्लाह खान आपको पता होगा। बिस्मिल्लाह खान जो है आपका शहनाई बजाते थे, और शहनाई फूंक करके ही बजाया जाता है। बाकी इसके अलावा आपको याद रखना है विश्व मोहन भट्ट जो है गिटार और मोहन वीणा से संबंधित है। पंडित रविशंकर के बारे में कल भी आपने पढ़ा था कि सितार से संबंधित है। इनका एक आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है, जो कि माई म्यूजिक माई लाइफ के नाम से जाना जाता है। एंड सेकंड भारतीय संगीतज्ञ हैं, जो कि भारतीय रत्न से इसको सम्मानित किया गया 1999 में, ठीक है। एंड ग्रैमी भी इनको मिला है, जो कि फर्स्ट भारतीय थे जिनको कि ग्रैमी मिला है, जो कि वेस्ट मीट्स ईस्ट नाम के एक सॉन्ग्स के लिए जिनको 1967 में ग्रैमी दिया गया है, ठीक है। बाकी पहली महिला ग्रैमी विजेता की अगर बात करेंगे तो ये आपका जो है तन्वी शाह हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली महिला ग्रैमी विजेता तन्वी शाह याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी और याद रख लेते हैं यहाँ पर उदय शंकर के बारे में। तो उदय शंकर जो है फ्यूजन डांस से संबंधित है, ठीक है। इन्होंने ईस्ट और वेस्ट के जो डांस को मिक्स करके एक नया डांस फॉर्म हाई डांस का मतलब निर्माण किया था, ठीक है, उदय शंकर ने। बाकी बिस्मिल्लाह खान के बारे में बात करें तो ये डुमराव से बिलोंग करते हैं, बिहार डुमराव में इनका जन्म हुआ था। ये शहनाई वादक है। शहनाई में कितने छिद्र होते हैं, तो टोटल 7 होल होते हैं, ठीक है।
इन्होंने 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो लाल किला पर शहनाई बजाए थे। और तेहरान में इनके नाम का एक ऑडिटोरियम भी है, ठीक है। और थर्ड संगीतज्ञ भारत रत्न जिनको कि मतलब थर्ड संगीतज्ञ है जिनको कि भारत रत्न दिया गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये 2001 में इनको दिया गया, याद रखिएगा। उसके बाद है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, इनको जो है 1956 में दिया गया, किसको, यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भूवैज्ञानिक दृष्टि से भारत के भौतिक प्रभागों में से कौन सा सबसे स्थिर भूखंडों में से एक माना जाता है? तो टोटल आपको बताया था मैंने कि टोटल भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि आपका सबसे ऊपर में आपका उत्तर का महान पर्वत है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है उत्तर भारत मैदान आता है। उसके बाद बीच में आपका जो प्रायद्वीपीय पठार आता है। उसके बाद आपका जो है तटीय मैदान होता है। उसके बाद आपका रेगिस्तान वाला होता है। उसके बाद आपका द्वीप होता है, ठीक है, आइलैंड्स होता है। तो उसमें से दोस्तों सबसे जो स्थिर होता है फ्रेंड्स वो आपका प्रायद्वीपीय पठार को माना जाता है, क्योंकि ये सबसे पुराना लैंड का हिस्सा है, ठीक है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ये सबसे स्थिर बताया जाता है और ये जो है प्राचीन ग्रेनाइट और नीस का बना हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार आपको यहाँ पर याद रखना है। ये जो है जितने भी भूभाग क्षेत्र हैं उसमें सबसे स्थिर इसी को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किसे अकबर के अधीन खाने खानन की उपाधि जो है प्रदान की गई थी? तो बैरम खान को जो है खाने खानन की उपाधि जो है प्रदान की गई थी, ठीक है। बैरम खान जो सेकंड पानीपत का युद्ध चल रहा था 1556 में, तो अकबर और हेमू के बीच में जो चल रहा था, लेकिन उस समय अकबर क्या थे, बहुत ही ज़्यादा छोटा थे। तो बैरम खान जो है इस युद्ध को लीड कर रहा था, ठीक है। एंड अकबर का जो पुराना नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, ठीक है। 1556 से 1605 तक इसने शासन किया था। एंड जो आखिरी विजय था, ठीक है, इन्होंने खंडेंस के विरुद्ध 1601 में किया था, ठीक है। तो याद रखना है आपको इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अबुल फजल के बारे में। तो अबुल फजल जो कि अकबरनामा के रचयिता थे, ठीक है। अकबरनामा के 3 वॉल्यूम है, पहला वॉल्यूम, दूसरा वॉल्यूम और थर्ड वॉल्यूम। पहला वॉल्यूम में अकबर के पूर्वजों के बारे में बात किया गया, सेकंड में आपका शासन राज्य के बारे में, और तीसरा में प्रशासन, जो कि शेर शाह के सूरी का जो मतलब उस समय जो शासन प्रक्रिया था उसी से हूबहू कॉपी किया हुआ था, ठीक है। थर्ड वाला जो आपका था उसमें प्रशासन के बारे में डिस्कस था, जो कि अबुल फजल ने अपने पुस्तक में लिखा था, ठीक है। अकबरनामा था इस पुस्तक का नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टोडरमल के बारे में। तो टोडरमल जो है आपके अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उसमें ये वित्त मंत्री थे, ठीक है। 1580 ईस्वी में इन्होंने दहसाला या फिर जब्ती प्रणाली का मतलब कि क्या कह सकते हैं, मतलब शुरुआत किया था, ठीक है। जिसमें कि आपका जो है कुछ बोला गया था कि हाँ इतने परसेंट पे आपका जो है मतलब कि इतना मतलब टैक्स आपको लगेगा, ये आपको बताया गया था। ज़मीन से संबंधित था ये। बाकी ज़मीन को उसमें 4 पार्ट में बांटा गया था, पुलाज, परौती, चाचर और बंजर। तो पुलाज का मतलब था कि काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है जिसमें कि हर साल खेती आराम से होता है। परौती का मतलब 1-2 साल खाली छोड़ के, चाचर का मतलब 3-4 साल खाली छोड़ करके, और बंजर का मतलब तो बंजर ही होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। बोर्ड है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति जो है पुनर्निर्वाचित होने के लिए पात्र होता है? तो देखिए अनुच्छेद 57 से ये संबंधित है। भाग 5 से हमारा जो राष्ट्रपति का जो है आर्टिकल स्टार्ट है, जिसमें कि 52 से लेकर के 151 तक जाता है, ठीक है। उसमें से आपको 52 से लेकर के कम से कम 61 तक आपको याद रहना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद करने का ट्रिक क्या है? याद करने का ट्रिक है पकानी, कोका, दुयो, दसम, ठीक है। तो प से हो जाएगा पद, जो कि आर्टिकल 52 से संबंधित है। का से हो जाएगा कार्यपालिका, जो कि 53 से हो जाएगा। नी से हो जाएगा निर्वाचन, जो कि 54 से संबंधित है। को से हो जाएगा कोटा। कोटा का मतलब होता है कि मतलब कि जो आपका निर्वाचन होता है वो किस तरीके से होता है, मतलब कौन कौन से इसमें जो है भाग लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जैसे कि कोटा में अगर बात करें तो लगभग यहाँ पर आपका जो कौन सा एकल संक्रमणीय जो मत है प्रणाली, उसके तहत जो है यहाँ पर निर्वाचन होता है। तो ये सब चीज़ें बताया गया है। बाकी कार्यकाल 56 में बताया गया है। दो से दोबारा हो जाएगा, यानी पुनर्निर्वाचन, जो कि हमारा यही क्वेश्चन था कि पुनर्निर्वाचन कौन से आर्टिकल से संबंधित है। तो 57 आपको याद रखना है यहाँ से, ठीक है। यो से योग्यता हो जाएगा, जो कि 58 में संबंधित है। दस से दशा हो जाएगा 59 में। स से शपथ हो जाएगा 60 में। और म से महाभियोग हो जाएगा 61 में, ठीक है। इसको हम अगर डिटेल में बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा सारा, ठीक है। जैसे 52 में बात करें तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह संघ का कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, ये बोला गया था। और और 53 में और 53 में अगर बात करेंगे तो कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ जो राष्ट्रपति में केंद्रित होगी, ये बोला गया था। सेनाओं का प्रमुख होगा ये जल सेना, स्थल सेना और वायु सेना का। 54 में बोला गया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, जो कि आपका निर्वाचित एमपी और एमएलए के द्वारा किया जाएगा। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य जो है मतलब सिर्फ एमएलए है, ठीक है। मतलब दिल्ली और पुडुचेरी ही मात्र एक ऐसा है जहाँ पर आपका जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। ऐसा मतलब कि है जो केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी अगर बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर जो है
एमपी जो है कहाँ से चुन के आते हैं, तो ये निर्वाचित होते हैं कुछ, और कुछ मनोनीत भी होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 55 के बारे में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की अगर बात करेंगे तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता है और गुप्त रीति से ये होता है। 56 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में डिस्कस है, जो कि 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है 57 बोल रहा है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, चाहे वो जितनी बार चाहे उतनी बार चुनाव को लड़ सकता है। 58 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में, और योग्यता ये है कि मतलब पहला तो कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो भी योग्यता है वो चाहिए, एंड 35 वर्ष आपका ऐसे एज चाहिए, ठीक है। तो ये आपका है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति की पद की शर्त के बारे में बताया गया है। संघ या फिर राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य न हो, उनके कार्यकाल के दौरान परिलब्धियां और भत्ता कम नहीं किया जाएगा। तो ये आपका कुछ शर्तें हैं राष्ट्रपति पद की। और 60 में बोला गया था शपथ, जो कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसको दिलाता है, सीजीआई दिलाता है, ठीक है। उसके बाद 61 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। 61 के तहत ये जो है संसद का सदस्य कोई लगा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे आएगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चंस को यहाँ पर जो हम लोग देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, तो यहाँ तक हो गया था। 40 नंबर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर बोल रहा है राज्य विधानमंडल में पीठासीन जो अधिकारी होता है, यानी कि जो स्पीकर होता है, उसका चुनाव कौन करवाता है। तो विधानमंडल में जो पीठासीन अधिकारी होता है राज्य विधानमंडल में, उसका विधानसभा का सदस्य के द्वारा जो है चुनाव किया जाता है, ठीक है। बाकी अगर बात करेंगे फ्रेंड्स विधानसभा के बारे में, तो विधानसभा तो टोटल आपका 28 स्टेट्स में है, और 2 यूटी में आपको देखने को मिलेगा। 2 यूटी कौन सा है, तो लक्षद्वीप और पुडुचेरी में, सॉरी लक्षद्वीप बोल रहा हूँ, दिल्ली और पुडुचेरी में। बाकी विधान परिषद की बात करेंगे तो ये मात्र 6 राज्यों में है, ठीक है। जो कि आपका के से कर्नाटका हो जाएगा, ए से आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आप इसको याद कर सकते हैं कबूतम ट्रिक से, ठीक है। के से कर्नाटका, ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, यू से यूपी, टी से तेलंगाना और एम से महाराष्ट्र। तो ये टोटल 6 स्टेट्स में जो आपका मात्र विधान परिषद है। विधान परिषद आप समझ सकते हैं जैसे सेंटर में आपका जो है राज्यसभा है, ठीक है, तो उसी के जैसा ये भी होता है, ठीक है। एंड ये जो विधान परिषद होता है वो आपका सॉरी विधान परिषद होता है राज्यसभा के जैसा, और विधानसभा होता है आपका लोकसभा, यानी कि ये जो है लोअर हाउस है और ये आपका अपर हाउस है, ठीक है। तो याद रखिएगा विधान परिषद आपका मात्र 6 ही स्टेट में है। कौन कौन सा है मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कि लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी यानी कि जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, मतलब ये किससे कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल नंबर 93 से है। बाकी विधानसभा की बात करेंगे तो ये आपका अनुच्छेद 178 से संबंधित है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA के सह संस्थापकों में से एक था, जिसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। तो कल ही इसको डिस्कस किया गया था कि HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक जो था आपका, ये जो आपका किसकी स्थापना किसने की थी, तो भगत सिंह, उसके बाद आपका जो है चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, सुखदेव, राजगुरु, इन सब ने मिल करके किया था। तो भगत सिंह ऑप्शन में था, तो भगत सिंह आंसर हो जाएगा। बाकी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करेंगे तो 1924 में इसका स्थापना कानपुर में सचिन सान्याल के द्वारा किया गया था। एंड HSRA की यहाँ पर देख लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है। बाकी भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह ने जो है पंजाब नौजवान भारत सभा का भी स्थापना किया गया था, ठीक है, 1926 में इन्होंने किया था। एंड इनका एक पुस्तक भी था, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है, भगत सिंह के द्वारा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, पूछ देगा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक किसका है, तो भगत सिंह आपको बताना होगा। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, और ये जो है बनारस अधिवेशन जो कि हुआ था 1905 में, उसके अध्यक्ष भी थे फ्रेंड्स, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना जो है आपका 1936 ईस्वी में शाहजानंद सरस्वती ने किया था, ये भी याद रखिएगा। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में शाहजानंद सरस्वती ने। आगे देखते हैं आप सत्रिय नृत्य जो है शैली किस राज्य से संबंधित है। तो सत्रिय नृत्य जो आपका असम से संबंधित है, जो कि आपका विष्णु भगवान को समर्पित है, और ये सबसे अंतिम ऐसा मतलब है जो कि शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसको अपनाया गया, जो कि 2000 में इसको जो अपनाया गया फ्रेंड्स, ठीक है। अगर टोटल बात करेंगे भारतीय शास्त्रीय नृत्य की संख्या जो है 8 है, ठीक है, नाट्यशास्त्र के द्वारा, ठीक है, जो कि भरतमुनि के द्वारा लिखा गया है। ये इसको 5वां वेद भी कहा जाता है नाट्यशास्त्र को, ठीक है। तो उसके तहत जो है 8 ही है, लेकिन जो सांस्कृतिक मंत्रालय है उसके अनुसार 9 बताया जाता है, क्योंकि एक जो ऐड हुआ है वो 6 को बताया जाता है, ठीक है। सत्रिया के रूप की अगर बात करेंगे तो 2 रूप है इसका, भावना और अंकिया नाट, ठीक है। गीत अगर बात करेंगे तो वोड़ गीत है, चाली, झुमरा, नाडू, भांगी, ये सब आपका सत्रिया से लोकेटेड है, मतलब रिलेटेड है, ठीक है। बाकी सत्रिया के प्रतिपादक गुरु कौन थे, तो गुरु शंकर देव थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है। सत्रिया के प्रतिपादक कौन गुरु थे, तो गुरु शंकर देव थे, ठीक है। मतलब सत्रिया के गुरु थे। बाकी इनके जो एक्सपोनेंट थे कौन कौन से थे, तो जतिन गोस्वामी, उसके बाद है धनकांत बोड़ा, मणिक बाड़बायन, उसके बाद मणिराम दत्ता, उसके बाद भूपेन हजारिका, जिनको कि 2019 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। तो भूपेन हजारिका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सत्रिया नृत्य से संबंधित है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर बोल रहा है किस इंडो यूनानी राजा का उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पर्व में मिलिंद के रूप में किया गया है। तो मिनांडर प्रथम जो कि थे आपका इंडो यूनानी राजा था, उनके बौद्ध जो ग्रंथ था आपका मिलिंद बनो, उसमें मिलिंद के रूप में इनको जो है वर्णित किया गया है। ठीक है, मिनांडर वन को। ठीक है, इंडो ग्रीक की बात करें तो इंडो ग्रीक क्या इंडो ग्रीक की बात करें तो इन्होंने स्वर्ण सिक्के चलाने वाले प्रथम मतलब थे, स्वर्ण सिक्के चलाए थे। इन्होंने शासक की आकृति वाले सिक्के भी चलाए थे इंडो ग्रीक। ठीक है, एंड एंटियोकस की बात करें तो ये सीरिया के शासक थे। ये जो बिंदुसार जो कि आपके मतलब कि चंद्रगुप्त के बेटे और अशोक के पिता थे। ठीक है, इन्होंने अंजीर, मदिरा और दार्शनिक मतलब कि ये सब चीज़ें हुआ करता था बिंदुसार के शासनकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर बोल रहा है अपने आप में संचार का एक तरीका है और यह संचार के अन्य साधनों के उपयोग को भी नियंत्रित करता है। तो कौन है वो? तो सैटेलाइट जो होता है वो अपने आप में संचार का एक तरीका है और यह संचार के अन्य साधनों को भी नियंत्रित करता है। पहला भारतीय सैटेलाइट की अगर बात करेंगे तो ये आर्यभट्ट हो जाएगा। एंड इसका जो लॉन्च कहाँ से होता था? तो श्रीहरिकोटा, मतलब अधिकतर सैटेलाइट्स की बात करेंगे तो ये हमारा जो है श्रीहरिकोटा से संबंधित है, जो कि आंध्र प्रदेश में यहाँ पर जो है लोकेटेड है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग बॉयल के नियम में कौन सी मात्रा जो है स्थिर रखी जाती है। तो बॉयल के नियम में अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो इसमें जो आपका टेम्परेचर है वो आपका कांस्टेंट रहता है। बॉयल का नियम आपका 60-62 में दिया गया था, जिसमें कि आपका ताप जो है नियत रहता है। ठीक है, ताप नियत करने से क्या हो जाएगा यहाँ पर पी यानी कि पी भी कांस्टेंट हो जाएगा। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये जो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर का। ठीक है, जिससे कि आपका ये पीवी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बॉयल्स के नियम के तहत है। बाकी अगर चार्ल्स का नियम की बात करेंगे तो चार्ल्स के नियम में आपका जो है प्रेशर नियत हो जाता है। इसमें जो भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे हम लोग वॉल्यूम बढ़ाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 1787 में दिया गया था। एंड बात करेंगे गेल लुसाक के बारे में तो इसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। इसमें आपका प्रेशर जो है टेम्परेचर का कांस्टेंट हो जाता है, यानी प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा। तो तीनों याद रखना है। बॉयल्स के नियम में आपका बस ये याद रखना कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। चार्ल्स के नियम में आपका जो प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है और गे लुसाक में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट जो है किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ये आपका जो है अभ्रक के लिए जाना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, एंड अधिकतर पार्ट जो है झारखंड में लगभग 50% हिस्सा जो है अभ्रक का यहीं पे आपको पाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा नेल्लौर बेल्ट भी है जो कि आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अजमेर में आपका राजस्थान जो कि अजमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पर भी आपको एक बेल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी तांबा की बात करेंगे तो तांबा जो है मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु थी, जिसका खान की अगर बात करेंगे तो राजस्थान में खेतरी में है और एमपी में आपका मलज खंड में है। ठीक है, बाकी एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एल्युमिनियम का एक बॉक्साइट एल्युमिनियम का जो आपका अयस्क है मतलब कि कह सकते हैं ओर है बॉक्साइट, जिसका कि केमिकल फार्मूला Al2O3 इंटू में 2S2 होता है। एंड इसका जो है उड़ीसा में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, एल्युमिनियम का। बाकी यहाँ से 20 क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है। आप लोग करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं करंट अफेयर 1 था किस शहर ने दुरंड कप 2023 की मेजबानी नहीं की है। ठीक है, तो ये आपका राउरकेला हो जाएगा। राउरकेला जो है आपका दुरंड कप 2023 में आपका जो नहीं हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी दुरंड कप जो फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा जो है मेडिका कप, सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप और यूएफा आपका जो है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, बाकी गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो लगभग 7.23 मीटर की होती है। ये जो दुरंड कप 2023 हुआ था फ्रेंड्स, इसके विजेता कौन थे? तो मोहन बेगान हो जाएंगे। ठीक है, वेस्ट बंगाल को हरा करके जो है ये यहाँ पर बना था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकंड कौन सा देश जो है SAFF, ठीक है, ये भी आपका फुटबॉल का जो है आपका कप है। ठीक है, अंडर 16 टू 2023 जो है कप विजेता कौन थे? मतलब सैफ अंडर 16 2023 के विजेता कौन थे? तो भारत है। ठीक है, किसको हरा करके बने? तो बांग्लादेश को। मेजबान कौन था, यानी कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो भूटान में। इसकी भाषा क्या है? तो जोनखा इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। बाकी अफगानिस्तान की बात करेंगे, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है डारी या फिर पुश्तो है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जो है हो चुका है हमारा आज का भी लेक्चर कंप्लीट, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, एंड आई होप कि आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा ये वाला भी लेक्चर। ठीक है, इसी तरीके से मैं आगे कंटिन्यू करवाने वाला हूँ। टोटल 30 लेक्चर्स हैं, तो डेली बेसिस पे मैं एक एक लेक्चर भी करवाता हूँ। तो लगभग ये 30 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा और 2 लेक्चर हम लोग का ख़त्म हो चुका है। तो 28 दिन के अंदर जो है आपका ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 2 लेक्चर इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपका PYQ पार्ट 3 भी चल रहा है, मतलब सॉरी PYQ पार्ट 3 बोल रहा हूँ मैं। GK 3.0 बैच जो कि आपका नया बैच चल रहा है परमार SSC का, उसका भी रिवीजन मैं करवा रहा हूँ। सो पॉसिबल नहीं है 2 वीडियो एक दिन में, इसीलिए जो है एक एक वीडियो दोनों का मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी PDF अगेन मैं आपको बता दूँ, PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सो सभी लोग जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।